Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with you with the lecture number 24th and we are continuing writing short reports. Last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग 4 तरह की रिपोर्ट्स हमने लिखी थी, justification, progress, periodic and incident. They were different reports और उनके कुछ फॉर्मेट्स भी मैंने आपको बताए कि ये इस तरह से है एंड प्लीज़ बी वेरी श्योर कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रिपोर्ट राइटिंग का नहीं है, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रेस फॉर्म्स होंगे. हो सकता है वो आपसे रिपोर्ट ना मांगे लेकिन आपसे प्रोग्रेस फॉर्म्स मांग लें, तो ये सब चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी और आपको इसमें वेरिएशंस लानी पड़ेंगी. सो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बैकग्राउंड क्या है या पर्पस स्टेटमेंट क्या है या सब्जेक्ट लाइन क्या होगी. जो स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें हैं वो आपको हम बता रहे हैं और उसके बाद जो आप जिस तरह से प्रोग्रेस करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका कल्चर सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, पिछली रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है. ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, वो सबसे पहले वो कॉस्ट फैक्टर्स मांगते हैं तो आप कॉस्ट फैक्टर्स सबसे पहले देंगे. सो like this you will continue different kind of situations and you will learn from your organizational experiences. और आपके अपने जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप एक रिपोर्ट लिखेंगे उसके बाद आप दूसरी रिपोर्ट लिखेंगे, so you will see a change of learning process in yourself. और यही सब चीज़ है जो कि हमारी बिज़नेस कम्युनिकेशन में काम आती है और आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है, because you learn from previous experiences of others and you learn from experiences of yourself and this is how things go on and things go forward. So हमने देखा कि रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. बुक्स का मैंने आपको जिक्र किया कि बुक्स के जो टाइटल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो एक फुल रिपोर्ट होती है ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो भी एक रिपोर्ट फॉर्मेट होती है. और ये सब चीज़ें हमने देखी कि उसमें इंडेक्स है, उसमें बिब्लियोग्राफी है, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसमें टाइटल पेज होता है. तो ये सब जो है वो कंबाइन करके आपकी एक रिपोर्ट को शेप देता है और उसको एक्सेप्टेबल बनाता है. सो हियर वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 24 नाउ. शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट्स. शॉर्ट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हैं और ये भी आप जहन में रखें कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं. हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड, किस तरह से चीज़ें चलती हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. इन सब हेडिंग्स के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ऑन देयर ओन ज़रूर मौजूद हैं. टाइटल पेज है. अब आप देखिए कि एक किताब है और उसका टाइटल पेज नहीं है, तो वो किस तरह की लुक आपको देगी? वो बड़ी ब्लैंक लुक देगी, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है और आपको नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है. इवन यू डोंट नो कि इसका अप साइड क्या है और डाउन साइड क्या है, बिकॉज वो एक बाइंड हुई हुई एक विदाउट एनी टाइटल, विदाउट एनी फोर फ्रंट एक चीज़ आपको पड़ी हुई किताब सी मिल गई है. So you see, that is why title pages are so important. They are made interesting, they are made colorful, they have the name of the topic, the subject का जो है वो नाम होता है उसके ऊपर. और जैसे Exploring the Business Communication World ये एक किताब का नाम है, तो वो और किस ने वो लिखी है, लेज़िकर एंड फ्लैटले ने वो लिखी है, तो उनका नाम, राइटर्स का नाम और जो टाइटल है वो आपके टाइटल पेज पे होता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो बनाया हुआ है, ब्लू बैकग्राउंड है, देयर आर 2 people हु आर शेकिंग हैंड, यानी कि कम्युनिकेशन हो रही है. सो इट डिपेंड्स, इसमें इनोवेशंस लाएं, इसमें वेरिएशंस लाएं और इसको जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएं, सो दैट पीपल पिक अप द बुक फ्रॉम द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. कि अगर टाइटल इंटरेस्टिंग है तो वो किताब ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी. ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें और इसी तरह से आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनका टाइटल बड़ा अच्छा
बहुत कलरफुल नहीं बल्कि सोबर, वेरी नाइस। पीछे बैकग्राउंड में कोई चीज़ दे दें, कैप्शन दे दें और थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग करिए, उसमें आपकी इनोवेटिवनेस आ जाएगी, उसमें आपका आर्टिस्टिक टच आ जाएगा, आपकी जो है वो एस्थेटिक सेंस आ जाएगी कि आपने कलर कॉम्बिनेशन कौन से यूज़ किए हैं, वो देखने में अच्छी लगेगी और आपको वो चीज़ जो है वो रीडर को अपीलिंग भी लगेगी। सो टाइटल पेजेस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और इसमें आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि नाम और राइटर्स के नेम्स जो हैं वो मौजूद हों। और जैसे कहते हैं कि अ बुक इज़ जज्ड बाय इट्स कवर, तो कवर जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। और ये चीज़ मैं एक और जगह पे आपको रेफरेंस ज़रूर करूँगी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स में जब हम पढ़ेंगे तो जैसे बुक जो है वो अपने कवर से जज होती है, उसी तरह एक इंडिविजुअल जो है अपनी प्रॉपर और अच्छी डिसेंट ड्रेसिंग से जज होता है, क्योंकि द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द पर्सन इज़ हाउ ही लुक्स। स्पोकन वर्ड्स तो बाद में आते हैं। जैसे ही एक शख्स रूम से एंटर करता है तो आप उसके जो है वो ड्रेस को ही देखते हैं। तो इसी तरह से ख्याल रखें कि आप रिपोर्ट जो बना रहे हैं वो बड़ी ब्लैंक, बड़ी डल नहीं होनी चाहिए। उसका टाइटल पेज बड़ा ज़रूरी है एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। इट शुड बी नाइसली डन, वेरी डिसेंटली, विद यूजेज ऑफ गुड कलर्स। इस तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया था कि ये था ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया वाला एडवर्टाइजमेंट था। उसमें पीछे बैकग्राउंड थी ऑरेंजिश और ग्रीनिश, कुछ इस तरह की बैकग्राउंड थी। तो वो आप देख लें कि क्या कलर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा चलते हैं, एक्सेप्टेबल हैं और अच्छे लगते हैं। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन या एग्जीक्यूटिव समरी, जो भी इन दोनों में से कोई एक नाम रख दीजिए। इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट द रिपोर्ट इज़ अबाउट, लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम की प्रोग्रेस रिपोर्ट है या आपकी जो है वो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, तो उसको आप टाइटल देंगे। सेक्शंस विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ यू गोइंग टू मेक सेक्शंस ऑफ इट। फिर डिस्कशन यानी कि प्रोग्रेस क्या हुई है, क्या काम हुआ है, कितना रह गया है, किस तरह से आपको उसको करंटली करना है। कॉस्ट एनालिसिस, देन कम्स द कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें ग्राफ्स और फिगर्स आप दे देंगे। पाई चार्ट बना सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं, इतनी प्रोग्रेस इस ईयर में हुई, फिर प्रोग्रेस थोड़ी नीचे चली गई, कॉस्ट एनालिसिस क्या था, और इस तरह से आपके जो ग्राफ्स हैं, बार्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करेंगी कि आपकी रिपोर्ट जो है वो वेयर इज़ इट गोइंग। रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट रिपोर्ट्स में रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। वो इसलिए कि रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं विच विल कम अप अगेन एंड अगेन, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो वन टाइम आपका एक्सपेंस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कूलिंग प्लांट ले लिया तो वो एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो जाएगा, बट उसकी मेंटेनेंस जो है वो रिकरिंग एक्सपेंस होगी, यानी कि वो बार बार होती रहेगी। आपने फ़ोटोकॉपिंग मशीन्स ले ली, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो गया कि एक दफ़ा आपने 20 ले ली, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विसिंग और उनके लिए जो कार्बन लेना है या उनके लिए जो टोनर्स लेने हैं, जो कुछ भी करना है वो आपका रिकरिंग होता है। यानी कि आपके 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप ये चीज़ें ले लें। पेपर, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें रिकरिंग में आएंगी, और नॉन रिकरिंग में वो चीज़ें आएंगी जो आपने वन टाइम ले ली हैं, ख़रीद ली हैं। सो इस तरह से ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देनी पड़ती है कि वी हैव बॉट दीज दीज फोटोकॉपियर्स या दीज डिस्पेंसर्स या ये कूलिंग यूनिट, इस तरह से हमने ये ले लिया है, अब ये नॉन रिकरिंग हो गया है। रिकरिंग क्या है? उसकी मेंटेनेंस, उसकी केयर, उसके अंदर जो भी चीज़ें नई कोई चीज़ लगेगी या जिस तरह से भी वो एक्सपेंसेस डे टू डे या मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर आते जाएंगे, वो उसमें रिकरिंग होंगे।
देन यू गिव अ कंक्लूजन, कंक्लूड करते हैं कि दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड वी एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ प्रोग्रेस, और ये सारा कुछ वो सब चीज़ें आपके सामने आती हैं। फिर रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस आप देते हैं उस वक्त जबकि आपने प्रीवियस रिपोर्ट कोई और पढ़ी हो और आपने उससे इंफॉर्मेशन ली हो। सो वो रिपोर्ट जो है वो किसी की कॉपीराइट है, तो उसको आप किस तरह से करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, वो आप लिखते हैं। और रेफरेंसेस आप हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, ठीक। लाइक आपने अगर कोई गूगल सर्च किया है, कोई सर्च इंजन पे आपने किया है, तो उसका आपको वेबसाइट कोट करनी होगी, एंड देन उस वेबसाइट में जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है यू आर गोइंग टू फॉलो दैट, ठीक। सो ये रेफरेंसिंग इस तरह से हो जाएगी। फिर आपका सिग्नेचर ब्लॉक आता है, जिसका कि आपको सैम्पल मैं ये दिखाती हूँ। सिग्नेचर ब्लॉक है, at the end of the report there is going to be a signature block which will say on the left hand side signatures of the final authority। ये ब्रैकेट्स में जो है ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनका जो प्लेसिंग है वो ऐसी है, लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल अथॉरिटी, राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर ऑफ द प्रेजेंटर, ठीक। सो ये इस तरह से ये चीज़ें आपकी जो है वो कंक्लूड हो जाएंगी, नेम, डेजिग्नेशन और डेट। और उसके बाद नेम्स, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं प्रेजेंटर्स में, उनके डेजिग्नेशंस क्या हैं, 1 2 3 करके आप लिखेंगे, और फिर डेट डाल देंगे कि सबमिटेड ऑन दिस डेट। सो जब वो चेक हो जाएगी, जब आपकी फाइनल अथॉरिटी इसको पढ़ लेगी और अपने कमेंट्स देगी, तो वो फिर उनका नाम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन एंड देयर डेट, किस डेट पे वो फाइनल हुई, वो लिखा जाएगा। सो ये इस तरह से आपके शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट्स हैं। टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, सेक्शन हेडिंग्स, डिस्कशंस, कॉस्ट एनालिसिस है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड देन सिग्नेचर ब्लॉक। सो टॉप पे सिग्नेचर्स होंगे और उसके बाद आपके नेम, डेजिग्नेशन और डेट एंड में आएगी। सो कीप दिस सैम्पल्स इन माइंड। आपको कहीं भी ये काम आ सकते हैं, कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्लानिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट स्लाइटली डिफरेंट होती है। आई टोल्ड यू अर्लियर कि बुक ले लीजिए, बड़ी एक्सटेंसिव लिखी हुई, बड़ी डिस्कशन उस पर हुई भी, बहुत वो कैलकुलेटेड और बहुत ज़्यादा उसके अंदर थिक लिटरेचर और बड़ी नॉलेज वाली और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली, तो वो एक लॉन्ग रिपोर्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। लॉन्ग रिपोर्ट होती है एट द एंड ऑफ द 5 ईयर प्रोजेक्ट, तो वो एक लॉन्ग रिपोर्ट होगी। सो इसमें है डिफाइन इट्स पर्पस, उसका पर्पस डिफाइन कीजिए, किस तरह से वो डिफाइन हुई है, उसका पर्पस क्या है, वो किस तरह से व्हाट आर द थिंग्स पीपल आर लुकिंग फॉर इन इट। सो व्हाट इज़ इन इट फॉर अस, फॉर द फाइनल अथॉरिटीज़। इसमें बहुत ख्याल रखें कि आपके रीडर्स कौन हैं। इफ़ यू प्लानिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट फॉर योर ओन डिस्कशन विद द टीम मेंबर्स, तो उसकी टोन डिफरेंट होगी, उसकी एक फ्रेंडली और बड़ी ओपन, बड़ी डाउन टू अर्थ, बड़ी प्रैक्टिकल सी उसकी टोन होगी। लेकिन अगर ये फाइनल अथॉरिटीज़ को जा रहा है, आपके सीनियर्स को जा रहा है, और आपने पूरी रिपोर्ट देनी है ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट विच वाज अ 5 ईयर या 10 ईयर का प्रोजेक्ट था, आपने उस पर काम किया और आपने क्या क्या चीज़ें फेस की, किस तरह से वो कंप्लीशन पे आया, तो उसकी टोन जो है और उसका एक्सप्रेशन और उसकी टर्म्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट होंगी और बहुत ही टेक्निकल, वेरी फॉर्मल और बड़ी टू द पॉइंट उसकी इंफॉर्मेशन होगी। सो कंसिडरिंग द रीडर एंड डिफाइनिंग योर पर्पस, आप किस तरह से आपने पर्पस डिफाइन करना है। लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो एक कंप्लीशन के बाद ही दी जाती है। शॉर्ट रिपोर्ट्स में ये होता है कि आप डे टू डे, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग रिपोर्ट का मतलब यही है कि प्रोजेक्ट या तो अच्छा है या फिर ख़राब हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट एक जारी है।
Thirdly, so you understand कि define its purpose, उसका purpose define करें कि ये 5 year की total progress long report है, ठीक है. Consider the reader, आपके colleagues के लिए है वो अलग होगी, आपके subordinates के लिए है वो अलग होगी, और आपके जो heads हैं उनके लिए है तो it will have a very formal language. So determine what issues are involved, कौन से issues involved हैं, क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस की हैं और किन चीज़ों पे आपने फोकस ज़्यादा किया है, ठीक है. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कि क्या हुआ, कब हुआ, टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट, ये सब चीज़ें जो हैं जब आप देखते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ती जाती है और आप उसको प्रोग्रेस स्लोली ग्रेजुअली करते हैं. सॉर्ट एंड एवेलुएट योर इन्फॉर्मेशन, उसको एवेलुएट करें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इस वक्त नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है और हम जो है उसके साथ सेटिस्फाइड होंगे, और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है एंड इट इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग इट, तो उसको फिर आप सीव आउट कर देंगे, उसको आप डिलीट कर देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन बैंक से, ठीक है. एंड देन ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरह से ये सारी बातें जो हैं वो कहनी है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, मटेरियल को एवेलुएट करके उसको उसकी थिनिंग आउट करके, और किस तरह से वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज रिपोर्ट बनती है. सो अगेन 7 C's आपके जहन में ज़रूर आए होंगे. देन प्रिपेयर दी आउटलाइन, आउटलाइन फिर प्रिपेयर कीजिए. सो अगेन कमिंग बैक कि पर्पस डिफाइन करें कि इसका पर्पस एक्चुअली क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल ओवर हेयर, एंड क्या इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट अच्छा गया तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, और प्रोजेक्ट अगर ख़राब हुआ तो क्या क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे. उसके बाद रीडर को कंसिडर कीजिए कि हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू रीड इट एंड सी हाउ थिंग्स गो ऑन. देन डिटर्मिन व्हाट इश्यूज़ आर इन्वॉल्व, इश्यूज़ कौन से इन्वॉल्व हैं उनको डिटर्मिन करें, उनको देखें कि किस तरह से बातें जो हैं वो इश्यूज़ जो थे वो एड्रेस हुए, वो लोगों की समझ में आए और किस तरह उनको टैकल किया गया, रिजॉल्व किया गया और प्रोग्रेस आगे हुई. फिर देन योर इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग कलेक्टेड बाय डिफरेंट सोर्सेज, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, सर्वेज़ हैं, क्वेश्चनर्स हैं, इनसे आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि एक प्रोजेक्ट के बारे में इन लोगों का क्या ख्याल है, हाउ पॉजिटिव इट हैज़ कम आउट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कैंसर पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, विसिनिटी में कौन लोग हैं, कौन इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्या इक्विपमेंट था, किस तरह से वो आया और कहाँ पे ये बिल्डिंग बनी और लोग कैसे उसको अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट आर द मीन्स ऑफ गिविंग देम मेडिसिन या केयर या मेडिकल केयर कैसी है. तो ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम इंटरव्यू, सर्वे, फर्स्ट हैंड नॉलेज के साथ. देन यू विल सॉर्ट एंड एवेलुएट योर इन्फॉर्मेशन. लोग होंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम कैंसर हॉस्पिटल की ही बात कर रहे हैं, पीपल विल गिव देयर ओन पर्सनल व्यूज़, पर्सनल आइडियाज़, इमोशनल सी बात है, सेंसिटिव इशू है, कैंसर पेशेंट्स बड़ा ही सीरियस किस्म का एक वो है हमारा टॉपिक, और इसमें कुछ लोग सरवाइव करते हैं, कुछ नहीं करते. तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एवेलुएट करेंगे, लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, किसी की अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, किसी की बुरी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई बहुत इमोशनली इन्फॉर्मेशन देगा और कोई बड़ा न्यूट्रल होकर इन्फॉर्मेशन देगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पीपल. तो वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे सॉर्ट करेंगे और कैसे एवेलुएट करेंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे क्या नज़र आया. तो वो चीज़ें देखना भी जो है वो आपका एक बहुत ही सेंसिटिव सा फाइन आर्ट होगा कि आप कैसे समझते हैं, आप कैसे उस रिपोर्ट को एवेलुएट करके लिखेंगे. इफ़ यू आर अ गुड राइटर, इफ़ यू हैव अ ग्रिप ऑन योर टॉपिक, इफ़ यू हैव अ ग्रिप ऑन योर लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी. और अगर आपकी ये ग्रिप्स ना हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है. फिर ये लॉन्ग रिपोर्ट बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप उसमें लोगों के इमोशंस भी डाल देंगे, लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डाल देंगे, और वो एक बंडल ऑफ
इश्यूज़ जो है वो बन जाएगा। सो कीप इट वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी ऑब्जेक्टिव। फिर आप मटेरियल ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं कि मैंने आखिर करना क्या है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है? देखिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है ना वो फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। ठीक। क्रिएट एन आउटलाइन इंक्लूडिंग द मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आउटलाइन क्रिएट करें इंक्लूडिंग मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को। ठीक। सोच लें कि मैंने किस तरह बात करनी है, क्या करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं और किस किस तरह से हमने इसको टैकल किया है, एड्रेस किया है, और इक्विपमेंट क्या था, कहाँ से आया, कौन से डॉक्टर्स कंसल्ट हुए। सो यू सी अ बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और आउटलाइन आपने बनाई है। राइट द पर्पस स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्टरी सेक्शन। पर्पस स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसका पर्पस ये होगा कि एक और इस तरह का जो हॉस्पिटल है वो बनाया जाए, मे बी फॉर आई पेशेंट्स या फॉर किडनी पेशेंट्स या इस तरह से। तो वो एक पर्पस स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि ये इतना अच्छा इसका हमें आउटलेट मिला है, इतना अच्छा इसका रिस्पांस आया है। सो वी आर थिंकिंग कि हम इसको एक और इस तरह की चीज़ बनाएं। सो राइट द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट लिखें फिर कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ये थॉट थी, ये फंड्स थे, ये इस तरह लोगों ने आपके साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट किया, ये पार्टीज़ बनी और इन्होंने इस तरह से ये बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी सोशल वर्क एक किया और हमें एक इस तरह का हॉस्पिटल दिया। देन ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। कंक्लूजन भी आपके जहन में आ जाएगी कि अच्छा था या इसमें और बेहतरी आनी चाहिए, या व्हाट आर द आइडियाज़ विच आर देयर। फिर आपके साथ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आ जाएगी। सो आप क्या रिकमेंड करते हैं, आपकी क्या कंक्लूजन है, किस तरह से ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो चलेगी, एंड व्हाट आर द पीपल्स थॉट्स, व्हाट आर द पीपल्स आइडियाज़, व्हाट काइंड ऑफ न्यू फैसिलिटीज़ दे वांट, दे आर डिमांडिंग समथिंग। तो ये सब चीज़ें आपकी रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगी, एंड जब हायर अथॉरिटीज़ इसको पढ़ेंगे तो उनके पास क्लियर पिक्चर होगी कि ओके दीज आर द थिंग्स वी नीड टू इम्प्रूव ऑन। सो इंसान हर वक्त इम्प्रोवाइजेशन करता रहता है, अपनी सीक्वेंस में चलता रहता है। कोई चीज़ें होती हैं वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे सकती हैं। सो आप इस तरह से आपके ये जो है वो रिपोर्ट जो है वो रेडी हो जाती है। सो प्रिपेयरिंग द आउटलाइन, द पर्पस स्टेटमेंट, मेन टेक्स्ट, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ कोर्स उस वक्त आएंगी जब आप लोगों से बात कर लेंगे और ख़ुद भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ओके दिस थिंग इज़ राइट इन दिस मैनर, तो वो फिर आप कर लेंगे। Prepare the preface, abstract, synopsis or executive summary after presenting facts and findings. Preface, abstract, synopsis ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं, या उनको preface कह लें या abstract कह लें या synopsis कह लें या आप उसको executive summary कह लें। Okay? So prepare them after you have presented your facts and findings, that this is what happened and this is how things are going, और ये facts हैं, इतने patients क्योर हो गए, इतने patients के results ठीक नहीं आए, so the families had these troubles, ये equipment इस वक्त काम कर रहा था, ये इस तरह possibilities हैं, इस तरह से ये काम और भी अच्छा कर सकेगा। So facts and findings आपको मिल जाएंगी तो preface या abstract लिखने में आसानी हो जाएगी। Then construct a list of references, bibliography as you research, plan and write the report। ठीक है। references की एक लिस्ट बना लें। जैसे जैसे आप रिपोर्ट को प्लान करते हैं और जिस तरह से आप उसको रीराइट करेंगे, जैसे भी करेंगे, रिसर्च करेंगे,
सो वो सारी चीज़ें आपको आपके सामने आएंगी और वो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी बन जाएगी। ठीक है, रेफरेंसेस वो होते हैं जो कि आप दूसरी किसी बुक से या किसी नेट से कहीं से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ीज़ है और उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे देखेंगे कि उसके बारे में और क्या रिसर्च हुई है और लोग इस टाइप के कैंसर को क्या कहते हैं, उसका टेक्निकल नेम क्या है और वो किस तरह से जो है वो उस पे रिसर्च हुई, क्या फाइंडिंग्स हुई और लोगों ने किस तरह उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किया और पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज आया, इस तरह से। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम कैंसर की एग्जांपल लें तो कंटिन्यूसली उसमें रिसर्च हो रही है और इंशाल्लाह वन डे एवरीबडी विल बी क्योर्ड ऑफ दिस टेरेबल डिजीज़। तो उसका एग्जांपल मैंने आपको ली कि किस तरह से आप जो है उसको प्रोग्रेस करवाएंगे। देन कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टेबल ऑफ ग्राफिक्स, प्लेस ईच आइटम इन द ऑर्डर दे अपीयर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ ग्राफिक्स आप बनाएंगे कि कब कौन से पेज पे क्या चीज़ जो है वो मौजूद है। सो दैट विल बी द टेबल ऑफ कंटेंट और वो ही आपको बताएगा कि जी पेज नंबर 56 पे ये चीज़ मेंशन हुई हुई है। तो यू कैन गो स्ट्रेट टू पेज नंबर 56 एंड फाइंड आउट। देन राइट द लेटर ऑफ ट्रांसमिटल। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल लिखें कि जी लेटर लिखें कि सब्जेक्ट है कि जी कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल, या कोई प्रोजेक्ट लाइक कोई बिल्डिंग है, कोई इंडस्ट्री है, किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। एंड देन प्रिपेयर दी टाइटल पेज। टाइटल पेज प्रिपेयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हॉस्पिटल का टाइटल पेज क्या होगा, वो बिल्डिंग होगी, एक बेड होगा या फिर एक कैंसर पेशेंट हुज क्योर्ड उसकी तस्वीर हो या कोई इक्विपमेंट है उसकी पिक्चर बैकग्राउंड में, एंड रे ऑफ होप या इस तरह की कोई कैप्शन, कोई ऐसी बात जो कि आपको देखने में अच्छी लगे और आप उसको अप्रिशिएट करें, तो वो चीज़ आपके टाइटल पेज में आ जाएगी। ठीक, सो दीज आर द थिंग्स। हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है। आउटलाइन, पर्पस स्टेटमेंट, मेन टेक्स्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, प्रीफेस, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रांसमिटल, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल एंड टाइटल पेज। देखें सबसे एंड में बना हुआ है क्योंकि इसकी सबसे आखिर में इसको बनाया गया है। जब पूरी रिपोर्ट आपके जहन में एक स्केच आ गया तो फिर ही आप टाइटल पेज बना सकेंगे। शेपिंग द लॉन्ग रिपोर्ट। अब लॉन्ग रिपोर्ट की शेप क्या होती है? लॉन्ग रिपोर्ट की शेप होती है टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, ये उसका सीक्वेंस है। टाइटल पेज के बाद लेटर ऑफ ट्रांसमिटल लगेगा, डेडिकेशन लगेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस लगेंगी। डेडिकेशन है कि इट इज़ डेडिकेटेड टू these people, या I dedicate this research to my parents, या I dedicate this research to my teachers who have helped me out। इस तरह की चीज़ें डेडिकेशंस में होती हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होगा, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हर रिपोर्ट में हो, कि कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सो उनमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं कि ये लोग इसको पढ़ सकते हैं और ये लोग इसको नहीं पढ़ सकते। जैसे रिपोर्ट ऑन सम मर्डर केस है या कोई ऑफिशियल है रिपोर्ट है जिसमें बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, कोई ISI की रिपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट हो गया है जिसमें कि रिपोर्ट करनी है, तो वो उसमें एक पेज होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, जिसमें कि ये लिखा हुआ होगा कि only these authorities are permitted to read this report। और वो जाएगा भी उन्हीं लोगों के पास, बड़ा कॉन्फिडेंशियल होके जाएगा, और इसके अलावा और कोई लोग जो हैं इसको नहीं पढ़ सकते।
फिर आपकी आ जाती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज आप उन लोगों को करते हैं अपनी रिपोर्ट में जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया हो। आप एक्नॉलेज अपने पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, उन्होंने आपको बकअप किया, उन्होंने आपको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उन्होंने आपको टाइम दिया, तंग नहीं किया कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं और आपने बड़ा काम किया है। एक्नॉलेजमेंट आपके टीचर्स की भी हो सकती है जिन्होंने आपको हेल्प की, आपके कॉलीग्स की जिन्होंने कि आपको बहुत हेल्प किया, उनके नाम के साथ एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं। और डेडिकेशंस भी नाम के साथ ही आती हैं कि ये रिपोर्ट जो है मैं डेडिकेट करता हूँ टू माय सीनियर टीचर नेम दिस, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट आता है। ये आपका सीक्वेंस है लॉन्ग रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट इसी तरह से बनेगी, ठीक। टेबल ऑफ कंटेंट 4th पॉइंट पे आएगा टाइटल पेज के बाद। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल्स, अगर कोई फिगर्स और टेबल्स उसमें मौजूद हैं तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्ट जो है वो मौजूद हो। देन देयर इज़ द एग्जीक्यूटिव समरी या पर्पस स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों में से एक का ऑप्शन है आपके पास। पर्पस स्टेटमेंट कि इसका पर्पस क्या है, ये किस तरह से लिखी गई और ये कैसे आपको जो है वो सपोर्ट करेगी, एंड व्हाट इज़ इन इट, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट होल्ड्स, तो ये सब आप देखेंगे। इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, फिर इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, फिर सेंटर सेक्शन है, कंक्लूजन आ जाती है। उसके बाद रेफरेंसेस आते हैं कि कहाँ कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रेफरेंस दीजिए। फिर रिकमेंडेशंस है कि किन किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है कि ये रिपोर्ट पढ़ें। लाइक फॉर एग्जांपल सर्टेन डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कैसे ये बना, कौन लोग आए, किसने ये शेप किया, क्या इक्विपमेंट्स आए, उनकी क्या रिजल्ट्स रहे, और तो ये जो है वो डॉक्टर्स के लिए रिकमेंडेड है कि जो डॉक्टर्स यहाँ काम करेंगे वो पहले ज़रा इस रिपोर्ट को पढ़ लें, देख लें कि ये इनिशियल रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एंड इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी अ गाइड बुक फॉर पीपल हु आर लेटर ऑन गोइंग टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखें कि रिटन डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा के लिए एक रेफरेंस हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं और आपको गाइडलाइंस देते हैं व्हेन एवर यू नीड देम। सो प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लोग डायरी लिखते हैं, वो भी एक तरह की रिपोर्ट है, डे टू डे रिपोर्ट है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये किया, आज मुझसे ये फ्रेंड मिलने आया, उसने ये कहा, आज मेरी थॉट्स चेंज हुई, आज मैंने ये सोचा, और इस तरह से वो फ्यूचर के लिए रेफरेंस बनता है। और जब आप किसी की डायरी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि व्हाट दैट इंडिविजुअल वाज ऑल अबाउट, और कितनी उसके पास नॉलेज थी, या वो दुनिया में कितना हर्ट हुआ, या वो दुनिया में कितना खुश हुआ, या उसने अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा। तो ये भी एक रिपोर्ट है जो आप रिकॉर्ड करते जाते हैं अपने बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में। तो वो एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट है, ये एक जनरलाइज्ड रिपोर्ट है, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो देखें कि किस तरह से डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू सर्वेज, थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस, थ्रू टॉकिंग टू अदर पीपल, पर्सनल फीलिंग्स, न्यूट्रल फीलिंग्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके पास आता है सिग्नेचर ब्लॉक। सो रिकमेंड का आप किस किस लोगों को करते हैं कि ये रिपोर्ट किन किन लोगों को पढ़नी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, नए आने वालों के लिए वो रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। रिकमेंड करेंगे आप कि मेरी रिपोर्ट पढ़ी जाए, उससे सीखा जाए क्या प्रॉब्लम्स आई इस प्रोजेक्ट में, कहाँ से ये डाउनवर्ड जा रहा था तो हमने उसको अपलिफ्ट कैसे किया, हमने उसकी प्रोग्रेस कैसे बढ़ाई, हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके गए। और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जो आने वाले लोग हैं
जो नए प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो इसको ज़रा ज़रूर पढ़ लें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि क्या क्या किस तरह से वर्किंग्स होती हैं. सो इट्स अ गुड गाइडलाइन, इट्स अ गुड बुक फॉर रेफरेंस जो आप रिपोर्ट्स लिखते हैं इन योर रूटीन और इन योर ऑर्गेनाइजेशंस और जिस तरह भी काम आप करते हैं. फिर सिग्नेचर ब्लॉक आ जाता है. सिग्नेचर ब्लॉक उसी तरह का है जैसा शॉर्ट रिपोर्ट का है. लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल अथॉरिटी के सिग्नेचर हैं, नेम है, डेजिग्नेशन और डेट है. राइट हैंड साइड पे राइटर्स के हैं, जितने भी हैं 1 2 3 उनके नेम, उनके सिग्नेचर्स हैं, नेम्स हैं और फिर उनकी डेट है कि कब उन्होंने वो सबमिट की थी. तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज डेट मेंशन करना भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप डेट मेंशन करते हैं उसमें आपको पता लग जाता है कि ये चैप्टर कब खुला, ये रिपोर्ट कब खुली और ये कितनी जल्दी बंद हुई. इस पर कमेंट्स होके, इस पर बात होके, इस पर मीटिंग्स होके इसको फाइनलाइज कर दिया गया. सो इट हैज़ नॉट बीन लाइंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये कोई 5 ईयर प्लान नहीं है. इसमें डेट्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है कि आपने एक कैंसर हॉस्पिटल अगर बनाया है तो उसमें कब वो शुरू हुआ और कब वो एंड हुआ और उसमें क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो थे वो देखे गए. सो सिग्नेचर ब्लॉक हैज़ दीज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फिर आपकी बिब्लियोग्राफी आ जाती है. बिब्लियोग्राफी इज़ ऑल्सो रिटन इन योर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के ऑर्डर में होती है और जहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन ली हो, बुक्स की रिकमेंडेशन है, किसी इंडिविजुअल की रिकमेंडेशन है, किसी इंडिविजुअल से बात हुई है या कोई वेबसाइट आपने देखी है जिस पे इंफॉर्मेशन थी बहुत सारी. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वही कैंसर हॉस्पिटल की कि ये मशीन जो थी या ये इक्विपमेंट जो था ये उस वक्त वहाँ से लाया गया तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, तो इसकी वर्किंग क्या थी, वो थोड़ा सा नेट पे आप सर्च करेंगे और उसमें आप डालेंगे और बिब्लियोग्राफी में मेंशन करेंगे. बिकॉज इफ़ यू डोंट मेंशन दिस देन योर वर्क कैन बी क्लेम्ड एज प्लेजराइज्ड. ये चीटिंग होती है और ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती. रेफरेंस ज़रूर दें, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स. इंडेक्स है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स भी है कि कहाँ पे कौन सी टर्म किस जगह यूज़ हुई है, उसका क्या मीनिंग है. सो वो आपकी एक इंडेक्स बन जाती है, आपकी ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स बन जाती है. अपेंडिक्स एंड अटैचमेंट्स. अपेंडिक्स एंड अटैचमेंट सबसे एंड पे आती है. ये वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर भी आपकी रिपोर्ट कंप्लीट है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं. अपेंडिक्स है जैसे आपने प्रोजेक्ट पे ये टीम मेंबर्स ने काम किया तो अपेंडिक्स पे उनके CVs लग जाएंगे फॉर रेफरेंस. ज़रूरी नहीं है अगर CV ना भी हो तो भी आपका काम चलता है, आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाती है. सो अपेंडिक्स में रिलेटेड थिंग्स बट नॉट नेसेसरी थिंग्स वो आती हैं. जैसे आप पाकिस्तान के ऊपर कोई रिसर्च आपने की, कोई प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ बनाई है तो पाकिस्तान का मैप जो है वो अपेंडिक्स में आ जाएगा. ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप उसको डाल सकते हैं, उसको दे सकते हैं एज एन अटैचमेंट. ठीक. सो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं. यू हैव शेप्ड योर लॉन्ग रिपोर्ट विद द टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, dedication, acknowledgement, table of content, list of figures and tables optional है अगर चाहिए तो, executive summary, introductory section, center section, conclusion, references, recommendations, signature block, bibliography, glossary of terms, appendix. Then you edit the long report. आप उसको edit किस तरह करते हैं. Eliminate obscure और gender biased language. We understood कि gender biased language he या she को हम नहीं कहेंगे, individuals कहेंगे, executive कहेंगे, employee कहेंगे, candidate कहेंगे. इस तरह की चीज़ें हम करेंगे. Correct spellings and punctuations बहुत ज़रूरी हैं. Clearly identify the introduction and the scope of your report. Of course, scope report का क्या है, कौन लोग इससे सीखेंगे,
कौन लोग जो हैं उससे बेनिफिट करेंगे, ये सब चीज़ें साथ हैं। चेक फॉर एनी अनसपोर्टेड ओपिनियंस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने अपना रिसर्च वर्क किया, कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स दिए, तो अनसपोर्टेड ओपिनियंस जो हैं वो ज़रा रिपोर्ट में ना लिखें, उनको वर्बली बताया जा सकता है या उनको थोड़ा सा बफर स्टेटमेंट के साथ बताया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा कि जी I took my patient over there but nobody took care of him and he died. तो ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा कि there have been incidents in which the people were not that satisfied and you know it depends on the नेचर ऑफ द डिज़ीज़, या वो लाए ही उस पेशेंट को इतनी देर में थे कि उसका जो था वो क्योर का टाइम पास हो चुका था, या इस तरह से बात की जा सकती है। या फिर अगर उनको एलिमिनेट ही करना है तो एलिमिनेट भी की जा सकती है ये इंफॉर्मेशन। अनदर आइडिया इज़ कि आप एक कंपैरिजन दे दें कि 100 patients came up and 80 of them were positively cured of the cancer they had, तो वो 20 का वैसे ही फिगर आपके जहन में आ जाएगा कि ये लोग नहीं हुए, लेकिन 80 इज़ अ गुड नंबर। और ऐसे इन चीज़ों को ज़रा चेक कर लें, ठीक। रिमूव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट वाइटल, जो बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, वाइटल नहीं है। वो जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कोई ऑपरेशन करते हुए कोई मशीन जो थी वो ख़राब हो गई, या उसमें गॉड फॉरबिड कोई मसला आ गया तो उस पेशेंट की हालत ख़राब हो गई, या ऐसी चीज़ कोई जो है रिपोर्ट करते वक्त अगर वाइटल नहीं है तो उसको ना करें, उसको रिमूव कर दें। एडिट द लेआउट और फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, उसका फॉन्ट, उसकी डबल स्पेसिंग, इन सब चीज़ों को, लेआउट को, फॉर्मेट को आप ज़रा ध्यान से उसको देख लें। एंड फॉन्ट कैसा है, डबल स्पेसिंग हुई हुई है कि नहीं, और डबल स्पेसिंग से आपको ज़रा लेटर्स जो हैं वो अलग अलग और प्रॉपर लगते हैं, बड़ा उसमें एक टच ऑफ प्रोफेशनल सा टच आ जाता है। सो इसको जहन में रखें, फॉन्ट बार बार चेंज ना करें। एरियल 12 है तो वही रखिए, टाइम्स न्यू रोमन 14 है तो वही रखिए। सो कीप ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली एंड वेरी मच इंटैक्ट। फिर आ जाता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि नेगेटिव इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा नहीं डालने, या कंपैरिजन एक दे दें तो उससे पता चल जाएगा, बाय द वे बात कर लें, और बफर स्टेटमेंट के साथ थोड़ा सा कह दें तो वो चीज़ कवर हो जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है? द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर इज़ द गाइडिंग कंसिडरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। Proposals should list all major parts and divisions including list of illustrations, tables and appendixes। ठीक है। जो भी proposal है, जो भी feasibility है, जो भी report है, different kinds of reports, अब हम उनकी तरफ आते हैं और हम देख रहे हैं कि table of content की क्या importance है। It gives you a guideline because nobody is reading a report from page 1 to page 101। कोई भी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा। सब लोग टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे, उनके पास कॉपीज़ आ जाएंगी, और फिर वो फाइनेंसेस वाला जो है वो अपने पेज 56 को देखेगा, मार्केटिंग वाला जो है वो 78 को देखेगा, जो फाइनल अथॉरिटीज़ हैं वो देखेंगी कि इसमें क्या है, वो उसको देखेंगी कि किस तरह से ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है और कैसे ये सारी चीज़ें फुलफ़िल होंगी, डिमांड क्या है और किस तरह प्रोग्रेस होगी। सो एवरीबडी विल हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ प्रेफरेंस।
सो उनकी अपनी प्रेफरेंस होगी और वो उसी पेज को निकाल के उसको उसी तरह से कंसिडर करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? इंट्रोडक्शन सेट्स द टोन ऑफ द प्रपोजल। जो भी प्रपोज आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, वो आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि रेस्टोरेंट खोलना है चक शहजाद में, विच इज़ फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद मेन सिटी, तो वहाँ पे क्या आपको डिटेल्स क्या आएंगी और किस तरह से आपने चीज़ों को एड्रेस करना है। द इंट्रोडक्शन आउटलाइंस द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये रेस्टोरेंट जो है वो इन लोगों को केटर करेगा, इसमें ये इस तरह के खाने होंगे, इसका लेआउट ये होगा, इसकी एम्बियंस ये होगी, और ये जो विसिनिटी में लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करेंगे। एंड वी विल आल्सो इंट्रोड्यूस होम डिलीवरी, तो पीपल कैन कॉल एंड वी कैन डिलीवर द फूड स्टफ टू देम, और उसमें स्नैक्स भी हैं और डिनर्स भी हैं और ब्रेकफास्ट की भी अवेलेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, 1 ईयर में कंप्लीशन है, 2 ईयर्स में कंप्लीशन है, कैसे, एस्टिमेटेड टाइम, एंड गिव इनफ बैकग्राउंड टू इनेबल द रिव्यूअर्स who might not be experts in your field of a particular project in a context of common knowledge। ठीक है, आपके जो रिव्यू करने वाले लोग हैं वो हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो इस फील्ड में, नया नया उन्होंने काम शुरू किया हो, तो उनको आप नॉलेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और कॉमनली ये बता रहे हैं कि लोगों की डिमांड है फॉर चाइनीज़ फूड ओवर हेयर। यहाँ पे विसिनिटी में कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट नहीं है और हम यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। सो आप उनको कॉमन नॉलेज दे रहे हैं। वी हैव मेड अ सर्वे ऑफ द पीपल कि वो अच्छा फूड कौन सा खाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने चाइनीज़ कहा, मेजॉरिटी ने कहा कि चाइनीज़। सो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। देन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आपका जो बॉस है, ही इज़ अ वेरी इंडस्ट्रियल पर्सन, वो तो बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है। आपने उसको आइडिया दिया कि एक रेस्टोरेंट बनाओ, उसको रेस्टोरेंट्स का कोई आइडिया नहीं है, तो वो उस एक्सपर्ट के लिए जो कि फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होगा, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, क्या एरिया है, आपने सर्वे किया, लैंड कहाँ अवेलेबल है, विसिनिटी में कौन कौन लोग हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, आप चाइनीज़ फूड वहाँ सर्व करेंगे, और आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपका जो बॉस है, वो आपकी बात से एग्री कर जाए कि आपके प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट कर ले कि जी अच्छा ठीक है, ये प्रपोज़ल जो है ये बड़ा अच्छा है। ये भी एक फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है, प्रपोज करना, बताना कि ये काम इस वक्त हम कर सकते हैं और ये हमारे लिए फ़ीज़िबल होगा, बिकॉज़ आजकल यहाँ पे इस जगह पे ऐसा रेस्टोरेंट कोई है नहीं। सो ही विल बी रेडी टू पुट इन हिज कैपिटल इन दिस सिनेरियो। प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब उसके प्रोजेक्ट गोल्स हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। Goals and objectives are different and are clearly separated in the proposal. Goals क्या हैं और objectives क्या हैं, उनको clearly proposal में separate किया जाता है with separate headings। Goals की heading होगी, objectives की headings होगी। Goal क्या है? ये goal है कि यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट नहीं है, एंड आई थिंक दैट इट विल बी अ गुड प्रपोजल, इट विल बी अ गुड आइडिया टू एस्टैब्लिश अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन दिस विसिनिटी। ठीक है, वो गोल है आपका। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी फूड टू दीज इंडिविजुअल्स। ठीक, सो ये ऑब्जेक्टिव है कि इतने लोग हैं, इतना सर्वे किया और इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हम ये काम जो करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। सो सी हाउ थिंग्स आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक,
The goals of the project is what one hopes to accomplish as a result of the project. Goals क्या हैं कि एक रेस्टोरेंट बन जाएगा, मे बी उसकी चेन्स खुल जाएं, मे बी वो इतना प्रोग्रेस कर जाए कि आपको बहुत प्रॉफिट हो जाए, एंड मे बी इट विल गो ऑन फर्दर टू इंक्रीज योर कैपिटल, और ये आपके गोल्स हो जाएंगे. ठीक है. Objectives are statements of precise outcomes that can be measured in support of the goal. Outcome क्या है? क्वालिटी फूड लोगों को मिलेगा, पीपल विल बी हैप्पी, दे विल बी योर कस्टमर्स, दे आर योर क्लाइंट्स, एंड देन दे विल बी योर एम्बेसडर्स. जैसे पहले हमने बात की कि अगर अच्छा फूड होगा तो वो जाके उसको स्प्रेड आउट कर देंगे नॉलेज को, और बाकी और लोग भी आना शुरू हो जाएंगे उसी रेस्टोरेंट में, और दूर दूर से भी लोग आएंगे. हम लोग बड़ी दूर जगहों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी जगहों की रेपुटेशन अच्छी होती है कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा. सो वी ट्रैवल, वी गो. तो यही बात है कि आप को जो है वो आउटकम इसका क्या होगा कि इट विल बी फेमस, और इस तरह से आप उसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे. ऑब्जेक्टिव्स आर स्मार्ट, SMART. स्मार्ट कैसे? स्पेसिफिक होते, टारगेटेड, मेजरेबल, कि एक साल में अगर हमें इतना प्रॉफिट हो गया तो 2 साल में हमें कितना प्रॉफिट होगा. एलोकेबल, यानी कि अगर अभी इस वक्त हमने 20 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट किया है तो हमें 40 का करना पड़ेगा बड़ी जल्दी, बिकॉज हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी हो रही है. सो एलोकेबल, like thinking of the future, thinking how things will go forward ahead, 1 year या 2 year या 3 year की planning. Reasonable, of course, reasonable होंगे क्योंकि आपकी prices reasonable हैं, आपका decor reasonable है, आपका taste अच्छा है, reasonable है, so वो आपका जो restaurant है वो बड़ा अच्छा काम करेगा. And time sensitive, के ऑब्जेक्टिव्स में टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि हमने इसको इस डेट तक यहाँ तक पहुँचाना है. सो थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर. अगर आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं अपने हेड को, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को कि ये प्रोजेक्ट हमने किया था, सक्सेसफुल था, तो अब हम ये प्रोजेक्ट करते हैं, एंड मे बी दिस विल ऑल्सो बी एज सक्सेसफुल. ठीक. रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब लिटरेचर का रिव्यू बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम किसी चीज़ पे हो चुका है उसका रिव्यू करना, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड कि लोग जो हैं वो किस चीज़ ने उन्हें ट्रबल दी, किस तरह उन्होंने उसको टैकल किया, और वो फॉरवर्ड कैसे गए, क्या प्रॉब्लम्स, क्या हिकअप्स, क्या बॉटलनेक्स आ सकते हैं. लिटरेचर रिव्यू होता है डिस्कशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स, गिव्स द रिव्यूअर्स द इम्प्रेशन ऑफ हाउ दिस प्रोजेक्ट विल बिल्ड अपॉन व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अदर्स. ठीक है. दूसरों ने क्या किया, किस तरह से सीखा, क्या चीज़ प्रोवाइड की, क्या चीज़ बनी, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपने लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है. प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करना है, प्रीवियस लिटरेचर पढ़ना है. The literature will also highlight how the proposed project is different and unique. ठीक है. So literature ये भी highlight करेगा कि proposed project जो है वो कितना यूनिक है, और किस तरह से उसने प्रोग्रेस की, किस तरह से काम हुआ, किस तरह लोग जो थे वो शायद बीच में छोड़ के चले गए, फिर और लोग आए, उनको ब्रीफ किया गया, उन्होंने पॉजिटिवली काम किया, कैलकुलेट किया, और ये सारा कुछ हुआ. दिस इज़ मोर प्रेवलेंट इन पब्लिक प्रपोजल्स. पब्लिक प्रपोजल्स जो होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं कि लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा दिया जाता है कि लोगों ने पहले क्या काम किया, तो अब वो क्या काम, जो प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट है वो किस तरह से कंप्लीशन पे आएगा. सो इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है. लिटरेचर रिव्यू ये चीज़ होती है. Then you come to the description of proposed project.
The project description is the heart of the proposal and is the primary concern of the technical reviewers. Technically जो इसको review करेंगे, जिनका के capital involved होगा, जिनका money involved होगा, वो लोग इसको review करेंगे और description देखेंगे कि ये किस तरह से चल रहा है. Description होगी, एक आपने sketch बना दिया restaurant का, या आपने vicinity के चीज़ें दिखा दी और आपने ये दिखा दिया कि ये किस तरह से अट्रैक्टिव हो सकता है, और आपने उसके बारे में लिख दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये चीज़ें हम करना चाहेंगे. Then establish the need for the project and the benefits derived. यानी कि इससे हमें क्या बेनिफिट हासिल होगा. एक तो ये हासिल होगा कि जी आपको एक क्वालिटी फूड लोगों को मिल जाएगा, which is a good service to humanity, to human beings. और आपका project beneficial होगा, it will give you good revenue, it will give you good profit, और हमें ये benefit उससे हो सकता है. तो two-way benefit है of opening a restaurant या opening any kind of industry देख लें, या जो भी चीज़ है, नई जो चीज़ खुलती है, बुटीक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं. तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके क्या बेनिफिट्स होंगे. डिस्पेंसरीज हैं, शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, चेन्स ऑफ आउटलेट्स हैं, ये सब चीज़ें. सो आप जब देखेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स भी सामने आएंगे और उनको लिखना भी बड़ा ज़रूरी होगा. देन thirdly, be realistic. बहुत रियलिस्टिक रहें इन द सेंस के आप जो हैं वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं. कोई उसमें आप बहुत हाई एम्स नहीं बता रहे कि जी हम तो 5 साल में फिर 4 और रेस्टोरेंट्स खोल लेंगे, ऐसी बात नहीं कर रहे. बी वेरी वेरी रियलिस्टिक, बी वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी प्रैक्टिकल, और उससे आप देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस की. Distinguish between long-range goals and the short-range objectives for which funding is being sought. Funding बड़ी ज़रूरी है. पैसे नहीं होंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता. फंडिंग आपको आउटसाइड से भी मिल सकती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आपको हेल्प करती हैं, जैसे WHO के प्रोजेक्ट्स हैं इन पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं फॉर ओपनिंग स्कूल्स, फॉर प्रोवाइडिंग education to the needy, the people who are in far-flung areas, और उनको education provide होती है. जैसे आपके earthquakes वगैरह में आपको ये international organizations help out करती हैं, so वो fundings देती हैं, पैसे देती हैं. फिर वो ये देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये सही जगह पे utilize हुई है कि नहीं, and then they make a report out of it. So again, long term goals और short term objectives, इनको define करना बहुत ज़रूरी है. और फंडिंग कहाँ से आएगी, कौन लोग इसको सपोर्ट करेंगे, क्या ये सपोर्ट हो जाएगा, जैसे HSC की सपोर्ट है, या फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट है, या किसी प्राइवेट NGO ने सपोर्ट कर दिया है, या यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करेगा. इस तरह से जो भी फंडिंग्स आएंगी. Our eyes are often bigger than our stomachs and we take no more than is possible within the time or funding constraints. ठीक है. So हमारी आंखें जो है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं और हम उतना ही चेक करते हैं जितना कि फंडिंग हमारे पास होती है. So it's a very realistic idea कि रियलिस्टिक रहें कि आपके पास 10 मिलियन है तो 10 मिलियन का ही प्रोजेक्ट बनाएं, उसी का काम करें, और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो उनको देखें और अनइम्पॉर्टेंट को ज़रा साइड पे रखें. तो ये जिस तरह से भी आप उसको चीज़ों को प्रोग्रेस करवाएंगे वो उसी तरह प्रोग्रेस करेंगी. फंडिंग्स और जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो सबके होते हैं. जैसे आप एक घर का बजट बनाते हैं, आप कहते हैं कि जी इस महीने आपने कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है अपने घर के लिए, तो आप कहते हैं कि इस महीने मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, नेक्स्ट मंथ प्रॉबेबली आई विल बी एबल टू मैनेज.
तो वो बात जो है वो नेक्स्ट मंथ पे चली जाती है। सो उतना ही लें टाइम जितना कि आपकी फंडिंग जो है वो उसको सपोर्ट करे, और वो प्रपोज़ल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आपने रेस्टोरेंट प्रपोज़ किया इन चक शहजाद, चाइनीज़ रेस्टोरेंट प्रपोज़ किया है, तो उसी के को लेकर जब आप चलेंगे तो आप बताएंगे कि इतना है, हमारे पास 10 मिलियन है, तो उसमें ये शेप आ सकती है। Then we come to a sample of a feasibility report. feasibility report क्या होती है? feasibility होती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपका जो है वो पॉसिबल हो उसमें सिनेरियो में, तो उसकी feasibility देखनी होती है कि क्या ये काम करेगा या नहीं, क्या ये चलेगा या नहीं। तो एक feasibility बनाई जाती है कि हमारे पास इतनी फंडिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो वो आपकी feasibility report कहलाती है। The feasibility reports discuss the practicality and possibly the suitability and compatibility of a given project, both in physical and economic terms. यानी कि इस लोकेशन पे ये रेस्टोरेंट खोलना feasible होगा, जबकि सामने ही एक और चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो वो feasibility वहीं ख़राब हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। और इकोनॉमिक टर्म्स, पैसों के लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से, फाइनेंसेस के लिहाज से, कैपिटल इन्वॉल्व्ड, वो जो जिस तरह होगा वो आप इसको ये देखते हैं feasibility में। They also discuss the desirability of the proposed project from the viewpoint of those who would be affected by it। ठीक है, सो ये भी ये प्रपोज करते हैं कि जो लोग जो हैं उससे क्या इफ़ेक्ट लेंगे, और उनका भी व्यू पॉइंट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो एंड सी द डिज़ायरेबिलिटी कि क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं, या हम खुद ही एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलने की जो है वो हमने प्रोजेक्ट दे दिया जो कि यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी feasibility रिपोर्ट में आएंगी। रिपोर्ट राइटर्स मस्ट कम टू अ कंक्लूजन, दे मस्ट हैव अ कंक्लूजन कि इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, क्या हासिल होगा, और हम किस तरह से इस चीज़ को बेनिफिट कर सकेंगे। एंड मस्ट रिकमेंड भी ज़रूर करें कि ये लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, इतनी हम एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे, तो लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी रेस्टोरेंट खोलने से, और किस तरह हम जो है वो सोशल एक बेनिफिट भी करेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल भी कमाएंगे और प्रॉफिट भी कमाएंगे। And must recommend that some action is taken or is not taken, and or that some choice is adopted or is rejected. So recommendations हैं कि चाइनीज़ खानों का ही रेस्टोरेंट क्यों है, इसलिए कि लोगों ने ये पसंद किया है और विसिनिटी में ये ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो वो रिकमेंडेशन और आपकी कंक्लूजन में शामिल हो जाएगा। Then reports are not read from cover to cover by one person. एक शख्स जो है वो रिपोर्ट नहीं पढ़ता from cover to cover. For example, a manager may read only the synopsis or abstract and act on the advice it contains, while a technical officer may read only the section that explains how things work. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पेज टू पेज नहीं पढ़ी जाएगी। सो उसमें ये देखें कि कितनी एक्सटेंसिव और ऑथेंटिक नॉलेज आपने ऑलरेडी दे दी है। सो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैनेजर जो है वो साइनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा सिर्फ कि अच्छा ठीक है, ओके रेस्टोरेंट बनाना है, ऑल राइट फाइन, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू, एंड एक्ट ऑन द एडवाइस इट कंटेन्स, कि उसमें कंटेन करेगी एक एडवाइस जो कि वो उस पर एक्ट करेगा। टेक्निकल ऑफिसर जो है वो सेक्शन जो है वो पढ़ेगा जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है।
कितना कैपिटल लगने वाला है, कितना लेबर होगा, किस तरह से हमने लैंड को परचेज़ करना है, क्या लेवल होगा लैंड का, उसको लेवल कैसे करेंगे, उसकी आउटलुक कैसे बनाएंगे, उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होगा, ये सब चीज़ें एक टेक्निकल ऑफिसर सोचेगा. On the other hand, a personnel officer may look at only the conclusions and recommendations that directly affect his or her working area. ठीक है. So personnel officer जो है वो इन सब चीज़ों को देखेगा कि ये डायरेक्टली उसको कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं और वो किस तरह से रिकमेंडेशंस हैं और कंक्लूजन क्या कहती है कि ये बात जो है ये कंक्लूड किस तरह से हो रही है. सो वो ये चीज़ें सब के सब देखता जाएगा. सो यू सी, यू अंडरस्टैंड कि रिपोर्ट राइटिंग करना कितना एक एक्सटेंसिव और कितना एक टेक्निकल और सेंसिटिव काम है. So you shape the long report in these manners. टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, ये सब चीज़ें करके, डेडिकेशन लिख के, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ज़रूरी याद रखें कि ये वो होती हैं जो कि आपको अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है तो उसमें आएंगी. इन सब सीक्वेंसेस को देखें. बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी, अपेंडिक्स, सिग्नेचर ब्लॉक ज़रूरी है. ये जो हैं ये इनकी सीक्वेंसिंग ऐसे ही आएगी. एडिट कैसे करनी है लॉन्ग रिपोर्ट, स्पेलिंग, पंक्चुएशन चेक, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, प्रोजेक्ट की गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, पिछले लोगों ने क्या काम किया, क्या चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की और क्या चीज़ रिजेक्ट की, उससे आप लर्न करते हैं और वो मिस्टेक्स आप अपने प्रोजेक्ट में नहीं करते जो प्रीवियसली हो चुकी हैं. फिर प्रपोजल की डिस्क्रिप्शन है कि रियलिस्टिक रहें, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से दें. फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरह से आती है आपके सामने और उसकी फिजिबिलिटी क्या है. रिपोर्ट्स जो हैं वो कवर टू कवर लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखेंगे. फाइनेंशियल मैनेजर जो है फाइनेंसेस को देखेगा, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग को देखेगा और टेक्निकल एक्सपर्ट टेक्निकलिटीज़ को देखेगा, आर्किटेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, सिविल इंजीनियर अपनी तरीके से देखेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपने तरीके से देखेगा. सो ये रिपोर्ट जो है इट विल हैव टेक्निकल वर्ड्स and it will have general words as well for common people to see, common people to understand और टेक्निकल लोगों के लिए टेक्निकलिटीज़ उससे मौजूद होंगी. आपको याद होगा कि हमने कहा था कि स्टेरिक्स बना के भी हम टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं एट द फुट ऑफ द पेज और ग्लॉसरी भी दे सकते हैं, बिब्लियोग्राफी भी दे सकते हैं. ये सब चीज़ें जब हम कर रहे होंगे, प्रोग्रेस में आ रही होंगी, तो हम एक रिपोर्ट को शेप कर रहे होंगे विच इज़ रीडेबल, एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोजेक्ट. तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट नॉलेज लेवल होगा. सो ऑडियंस एनालिसिस जब हमने किया तो हमने ये देखा था कि लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, जिसमें कि आपको पता होता है कि अगर आप टेक्नीशियन से बात कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकलिटी क्या है और टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं. जब आप एक सिविल इंजीनियर से के साथ रिपोर्ट अपनी शेयर करेंगे तो आप सिविल इंजीनियरिंग की टर्म्स वगैरह जो हैं वो देखेंगे और किस तरह से वो उसमें एडजस्ट होती हैं वो करेंगे. फिर इसी तरह से आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियरली आपको शेप ले लेती हैं. इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल. रिपोर्ट्स बनाना बड़े कुछ लोगों का तो बड़े बड़ा कैजुअल सा काम है. इधर से आइए, ये चीज़ें लिखी, ये इन्फॉर्मेशन डाली, ये टेबल बनाया, ये फिगर बनाया, ये ख़त्म हुई बात और ये कंक्लूजन दे दिया और ख़त्म किया. तो आपके जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप रिपोर्ट्स बना लेंगे. मुश्किल नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है इसमें. फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट फीजिबल है, इस वक्त करना चाहिए या डिले कर देना चाहिए. प्रपोजल्स हैं कि
हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, तो हम ये दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं और आप इससे रिपोर्ट राइटिंग से बिल्कुल ना घबराएं कि ये कोई बहुत मुश्किल बड़ा टेक्निकल काम है। इसमें सिर्फ लेआउट, इसमें सिर्फ आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो है वो प्रॉपरली सीक्वेंस में लाना है। एंड अगेन आई वुड से कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होगा, अपना तरीका होगा, उसको आप अडॉप्ट करेंगे। व्हेन यू आर एम्प्लॉयड एट सर्टेन प्लेस, आप वहाँ का कल्चर देखेंगे, आप वहाँ के पिछले रेफरेंसेस देखेंगे, पिछली रिपोर्ट्स कुछ पढ़ लेंगे, और ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे। इवन मेमो राइटिंग ऑफिस की डिफरेंट होती है, ऑफिस नोट्स बड़े डिफरेंट होते हैं, तो पिछली चीज़ें ज़रा देख लें। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द वर्किंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी ग्रूमिंग उसी तरह से करें, अपनी लैंग्वेज उसी तरह से इम्प्रूव करें, और क्या चीज़ वो डिमांड करते हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, वो चीज़ें जहन में रखें। एंड देन गो ऑन, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, learn from previous experience of other people, see how reports are made, use the internet, how reports are made, और उनमें क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसको किस तरह से आप कंपाइल करते हैं, और उसमें क्या क्या हेडिंग्स डालनी हैं, वो फिर आपकी चॉइस होगी। ये सब आपके पास सैम्पल्स हैं, थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।